यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हम लोगों का टॉपिक है, आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा पत्र लेखन। जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं कि पत्र लेखन का मतलब होता है कि अपने मन के विचारों और भावों को हम दूसरों तक पत्र के द्वारा पहुंचा सकते हैं। आज वो स्थान हमारा एसएमएस ने ले लिया है, व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन पहले के समय में वही सब चीज़ें किसके द्वारा था? पत्र व्यवहार के द्वारा होती थी, जिससे हमें और दूसरे को हमारे बारे में पूरी जानकारी हो सकती थी और हम अपने पूरा मैसेज उस तक पहुंचा सकते थे। पत्र लिखने के लिए पत्र के कुछ अंग होते हैं, पत्र के प्रकार होते हैं, और आपका जो लेटर आता है वो, जैसे मान लीजिए आपका जो पत्र है वो 5 नंबर का आया, तो 5 नंबर में आपके जो पत्र के जो अंग होते हैं, हिस्से होते हैं, उसमें आपके अंक डिवाइड होते हैं। किस तरह से डिवाइड होते हैं वो मैं समझा देती हूँ। तो इसलिए आपको अपना लेटर प्रिपेयर करना होता है। देखिए, एक तो क्या होता है कि इसके अंतर्गत औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, किसी भी विषय में अगर पत्र लिखा जाता है तो उसमें आपकी अभिव्यक्ति मायने रखती है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी प्रश्न को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। वो होता है आपका इस पत्र के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें औपचारिक, और पत्र के जो भाग होते हैं वो पत्र 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक हमारा औपचारिक होता है और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लास में भी समझ लिया था, इसी की और डिटेलिंग में कर रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले है कि आपका जो पत्र का जो अंक योजन होता है वो किस प्रकार होता है। अंक योजना मतलब जो आपका लेटर लिखा गया है वो कितने पार्ट में डिवाइड होके, और उसके जो अंक है, मान लीजिए आपका लेटर मैंने आपको दिया 5 नंबर का, तो वो 5 नंबर का लेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है वो बताया जा रहा है। फर्स्ट नंबर पे आपका प्रारंभ, और समापन। अब इसमें देखिए, प्रारंभ और समापन में है कि आप का जो लेटर आप लिख रहे हो उसकी स्टार्टिंग आपने कैसे की है और साथ में उसका एंड कैसे किया है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक। दोनों ही लेटर में आपको कुछ औपचारिकताएं निभानी होती है। दोनों ही तरह के जो पत्र होते हैं उसमें औपचारिकताएं निभानी होती हैं, वो चाहे औपचारिक लेटर हो या अनौपचारिक पत्र हो, दोनों में। तो आपका जो प्रारंभ और समापन होता है वो होता है आपका 1 अंक का। क्लियर हो गया? यानी अगर आपने लेटर में आपकी स्टार्टिंग आपने सही लिखी और एंड सही लिखा तो वो आपका कितने नंबर का हो जाएगा? 1 अंक का। फिर होता है दूसरे नंबर पे हमारा होता है विषय सामग्री। अब विषय सामग्री के अंतर्गत क्या आता है? ये होती है आपकी 3 अंक की। यानी आपका जो लेटर है उसमें ऊपर और नीचे का केवल 1-1 अंक का होता है, और जो बीच का जो मैटर होता है, विषय वस्तु होती है कि किस लिए लिखा है, क्यों लिखा है, आप किस तरह से उसकी मतलब आग्रह कर रहे हैं, वो चाहे वो लेटर औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही में विषय सामग्री जो होती है वो 3 अंक की होती है। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो हमारा आता है भाषा की शुद्धता व उसकी प्रस्तुति। ये भी होती है आपका 1 अंक का। अब आप इसमें समझिए कि क्या लिखना आता है। आपने जो भाषा का प्रयोग किया है वो किस प्रकार से है, वो कितनी शुद्ध है, कितनी उसमें अशुद्धता है, शब्दों की मात्राओं की गलती है, और सही शब्दों का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने वो लेटर जो पत्र है उसमें किस तरह से उसकी प्रस्तुति की है, वो आपके 1 अंक की होती है। तो इन तीनों को मिलाकर के हमारा जो लेटर होता है वो 5 अंक का बन जाता है। आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइडेशन। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हम।
सॉरी, सेकंड नंबर पे आता है हमारा भाषा के प्रकार। सॉरी, भाषा के, क्या बोल गई मैं, आज तो सब डिलीट हो गया। चलिए, अब देखिए हमने पढ़ा था कि इसके कितने अंग होते हैं। ठीक है, लेटर हो गया था हमारा। प्रकार अगर हम देखें तो इसके जो पत्र होते हैं, पत्र के कितने प्रकार बताए थे? हाँ, तो हमने एक सेकंड थोड़ा सा वेट करो आपका। बेटा टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो प्लीज। हाँ, पत्र के प्रकार में फर्स्ट नंबर का हो गया हमारा औपचारिक और अनौपचारिक। अब है हमारे पत्र के अंग। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा शीर्षक यानी प्रारंभ, किस तरह से हम उसको प्रारंभ करते हैं। देखिए अब इसमें पत्र के में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। क्लियर हो गया? जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसको कहाँ से शुरू किया जाता है, बाएं से या दाएं से? लेफ्ट से शुरू किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट को क्या बोलेंगे? बाएं। बाएं हाथ से। ठीक है, बाएं हाथ से आपने लिखना स्टार्ट किया। और जो भी आपको अनौपचारिक या अनौपचारिक पत्र में जो भी स्थान का उल्लेख होता है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको उस जगह का नाम, पता या आपका खुद का नाम दिया गया है, तो हमें उसी को फॉलो करना होता है। आप अपने मन से अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते हो। मतलब जो आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस और नेम राइट करना होगा। फिर है औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में और स्पष्टता से किया जाना चाहिए, और अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता है। यानी कि जो भी आप लेटर लिख रहे हो तो ऐसे नहीं कि या तो बहुत कम शब्दों में लिख दिया, और यहाँ जैसे मान लो आपने अपना एड्रेस लिया, अब एड्रेस को प्रॉपर करने के लिए आपका मकान नंबर, आपकी कॉलोनी या आपको कोई लैंड मार्क जो होता है वो बता दिया, फिर उसके अंदर और ज़्यादा डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सा आप अपना मकान नंबर दे सकते हो, कॉलोनी का नाम दे सकते हो, और आपका अगर कोई सेक्टर है तो वो दे सकते हो, और फिर जयपुर डाल सकते हो। इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डीपली हमको उसमें देना नहीं होता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर जो हमारा आता है वो होता है संबोधन का उल्लेख। अब क्या है संबोधन का उल्लेख, कौन बताएगा? संबोधन के उल्लेख में क्या आएगा, बताइए कोई। 9th क्लास बताइए, क्लास में बता रखा है। हाँ ना तो बोलो, 9th क्लास पता है या नहीं पता है, ये बताइए। क्या? संबोधन का उल्लेख में क्या आएगा? यहाँ पे तो शीर्षक में मैंने बताया था कि आपका एड्रेस वगैरह जो लिखते हैं वो संबोधन कहलाते हैं, स्टार्टिंग, और बाएं तरफ से शुरू करते हैं, वो भी हमने बता दिया था। लेकिन संबोधन के उल्लेख में क्या आएगा? यानी मैम जो बीच का होता है, जो भी अपन लिखते हैं। नहीं, वो तो विषय वस्तु हो गई। उससे पहले हम क्या लिखते हैं? हाँ, महोदय। जिस बारे में पत्र लिखते हो उसका मैम। वेरी गुड। वो देखो आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको उस समय गलती नहीं करोगे, आपको याद रहेगा। और केवल मेरा लेक्चर सुन लोगे तो थोड़ा सुनोगे, थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा स्लिप हो जाएगा। इसीलिए बोलती हूँ गलत आंसर बोलो, लेकिन बोलो उसको, जितना बोल सकते हो बोलो। देखिए, संबोधन का मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। यानी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को जब संबोधित किया जाता है तो उसको हम पत्र में किस तरह से बुलाया जाता है, उसमें या तो जैसे किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, मान्यवर, महोदय, मान्यवर और महोदय। ठीक है, ये मान्यवर और महोदय किसके लिए प्रयोग होगा?
कौन से लेटर में प्रयोग होगा, कौन से पत्र में प्रयोग होगा? औपचारिक। औपचारिक, है ना। लेकिन अनौपचारिक में यही स्थान कौन ले लेता है? पूजनीय। पूजनीय प्रिय, या पूजनीय। स्नेहशील, इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि औपचारिक में किसका यूज करेंगे और अनौपचारिक में किसका यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा संबंध का उल्लेख। ये हमारे पत्र के अंग चल रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है अभिवादन। तथा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। ठीक है, अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। अब जब हम अभिवादन कर रहे हैं कैसे करेंगे? पत्र के संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन और शिष्टता संबंधी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग औपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए हम किस तरह के अभिवादन का मतलब होता है, हम नमस्कार कर रहे हैं, सादर चरण स्पर्श कर रहे हैं, या छोटों को आशीर्वाद दे रहे हैं, या शुभाशीष दे रहे हैं, या चिरंजीवी रहो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है अभिवादन में। अब हमें पता होता है कि हम अपने छोटों को लिख रहे हैं या बड़ों को लिख रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम कौन से वाले पत्र में नहीं करते? अनौपचारिक में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। औपचारिक में कंफ्यूज रहते हो क्या औपचारिक अनौपचारिक में, या अर्थ समझ में नहीं आया औपचारिक अनौपचारिक का? चलो इसके भी आपको मैं अभी एक टेबल बता दूंगी जिससे आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि औपचारिक कौन से होते हैं, अनौपचारिक हो। एक टेबल लिखवा दूंगी जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि पत्र के जो 3 अंग हैं, शीर्षक यानी स्टार्टिंग होती है जो बाएं तरफ से होती है जिसमें डेट वगैरह मेंशन की जाती है। संबोधन में हमने कहा था मान्यवर, महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हमारे लिए जो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं वो ऐसे याद कर लो, जो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं वो पूजनीय, स्नेहशील, आदरणीय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड नंबर पे हमने अभी सीखा था अभिवादन या शिष्टता संबंधी शब्दों का उल्लेख। इन शब्दों में मैंने अभी आपको समझाया था कि किस तरह का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमन, इस तरह का प्रयोग हम पत्र में करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। फिर जो हमारा थर्ड नंबर पे पत्र के अंग में थर्ड नंबर का जो आता है वो आता है हमारा विषय वस्तु। देखो लेटर एक छोटा सा होता है लेकिन उसके लिए कितनी तैयारी आपको करनी पड़ती है। आप लोग क्या करते हो, अभी तक तो आप सिर्फ एक लाइन में लिखा सेवा में और ये वो लिखा करा खत्म, लेकिन एक पत्र को याद करने में और समझने में आपको इन जो बिंदु बता रही हूँ इनको ध्यान रखते हुए लर्न करना है। अब विषय वस्तु में क्या हो गया कि ये लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है, जिसको हमने अंक कितने अंक में डिवाइड किया था, इसको भूल गए? 9th क्लास कहाँ खोए रहते हो बेटा? कितने अंक में अरे भाई स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया ना, इसका अंक डिवीजन किया था। मान लीजिए आपका 5 अंक का है तो जो शीर्षक था वो कितने पार्ट में डिवाइड था? 3। ऊपर और नीचे का, प्रारंभ और जिसका प्रारंभ अपन ने प्रारंभ और समापन इसको एक अंक में डिवाइड किया था। अभी याद आ गया क्या? बार बार चीजें याद कराऊं पुरानी। फिर उसके बाद में हमने विषय वस्तु को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 अंक। अब आ गया ये विषय वस्तु क्या चीज है?
यस मैम। ये 3 अंक। और लास्ट में भाषा की शुद्धता, मैम एक। वो एक कितने अंक। पार्ट में था? एक। अब तो याद आ गया दोबारा याद दिलाने पर। यानी कि इस तरह से यस मैम। आपका एक पत्र 5 नंबर का जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे मेन क्या हो गया? विषय वस्तु। क्योंकि विषय वस्तु में ही पता चलता है कि आपको वो पत्र जो लिखा है वो क्या है। अब विषय वस्तु जो होती है वो पत्र की सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और ये पत्र का मुख्य भाग कहलाता है। पत्र का मुख्य भाग विषय वस्तु कहलाती है। इसमें आप अपने विचारों को प्रकट किस तरह से करते हैं, किन तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको ध्यान रखते हुए इस विषय वस्तु को लिखा जाता है। अब देखिए एक और थर्ड नंबर पे जो फोर्थ नंबर पे हमारा जो पार्ट आता है वो आता है समाप्ति या अंत। यानी कि आपने पत्र की समाप्ति किस प्रकार से की गई है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों की समाप्ति भी अलग अलग प्रकार से की जाती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो नेक्स्ट अभी मैं टेबल समझाऊंगी उसमें इन चीज़ों का आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि ये अपने को था कितने नंबर का था? ये हमारा आधे मार्क्स का, आधा ऊपर था प्रारंभ वाले में आधा और आधा इसमें था, ये 3 नंबर का था। और शुद्धिकरण भाषा का शुद्धिकरण वो हमारा 1 अंक का था। अब आगे आ जाइए कि अब देखिए इसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जब लिखते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि कुछ बातें हैं जो दोनों पत्रों के लिए अलग अलग होती हैं। सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग दोनों की जो शुरुआत होती है वो तो बाएं तरफ से ही होती है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और दूसरा है कि पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। आप जो भी पत्र लिख रहे हैं चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक हो, लेकिन दोनों पत्रों में स्पष्टता होनी चाहिए। जो आपकी भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों का अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए आप जो बोलना चाह रहे हैं आपने डिटेल में तो बहुत बड़ा सारा लिख दिया, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट ही नहीं हो रही है। दूसरी बात हमें तो पहला जो हमको ध्यान रखने योग्य बात है वो होता है विषय वस्तु की स्पष्टता। यानी जो भी आप लिख रहे हैं, जो आपका विषय है वो स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर पर होता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि कोई आधी बात तो आपने ऊपर लिख दी, आधी बात फिर भूल गए, फिर आधी बात जो जरूरी थी वो आपने नीचे लिख दी। तो इस तरह से ध्यान रखना था कि जब आप पत्र लिखेंगे तो उसमें स्पष्टता होती है, क्रमबद्धता होना आवश्यक है। नेक्स्ट था कि पत्र ना तो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा छोटा और ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है मतलब उसकी जो होती है वो विषयानुकूल। विषयानुकूल होनी चाहिए। और नेक्स्ट है उसकी जो भाषा होती है, यहाँ पे लिखेंगे भाषा कौशल। जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि भाषा कौशल में क्या आता है। भाषा कौशल में जो आप पत्र लिख रहे हैं वो बहुत सरल और साधारण वाक्यों में होना चाहिए और उसमें विशेष रूप से आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बताया था बड़ों के लिए कैसे बात करनी है, छोटों के लिए, तो इस तरह से भाषा कौशल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और 5 नंबर पर हम लिखेंगे कि आप जो भी पत्र लिखते हैं वो ये नहीं कि आप उसको अधूरा छोड़ दें।
यानी कि आपने विषय वस्तु तक तो लिख दिया और लास्ट में जो भवदीय है वो आपने लिखा नहीं है, या आप प्रार्थी नहीं लिखा, या आपका प्रिय पुत्र, ये सब नहीं लिखा, तो वो पत्र हमेशा अधूरा। आपने विषय वस्तु तक लिख दिया और नीचे का नहीं लिखा तो भी आपका पत्र अधूरा माना जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? यानी कि लास्ट में लिखेंगे हम पूर्णता, पत्र की पूर्णता होनी चाहिए, यानी कि आप उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये इसके क्या है? आवश्यक बिंदु। यहां तक समझ में आ गया पत्र के बारे में? 9th क्लास जवाब तो दे दिया। मैम। इतने थके हुए हो क्या सुबह से क्लास लेके? अब देखिए हम जो बता रहे हैं औपचारिक पत्र, जो अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि औपचारिक अनौपचारिक में, कुछ बच्चे जब ज़्यादा जोर देते हैं तब समझ में आता है औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है। अब मैं औपचारिक पत्र में आपको जैसे यहाँ लिख रही हूँ, पत्र के प्रकार। क्लियर? फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पर पत्र पाने वाले, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारा संबोधन। लिख लीजिए या तो रफली अपनी कॉपी में, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी जिससे कि आपका वो हो जाएगा। फिर है अभिवादन। और लास्ट में है निवेदन। अब देखिए इतने पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले है पत्र के प्रकार। तो इसमें आता है आपका आवेदन पत्र। मान लीजिए आप कहीं जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं, किसी को कहीं जॉब है, जॉब के लिए आप अप्लाई जब करते हैं तो वो कहलाता है हमारा आवेदन पत्र, और जिसे हम कह सकते हैं प्रार्थना पत्र। किसी चीज की आप प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे आते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक? तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो मैम। हाँ, अब देखिए ये जो आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र किसको लिखा जाता है? किसको लिखा जाएगा? मैम प्रिंसिपल। या तो प्रधानाचार्य को, या किसको लिख सकते हैं? उससे संबंधित कंपनी को, तो कंपनी के लिए बोलना संबंधित अधिकारी को, जिस भी कंपनी में आप भेज रहे हैं उसके अधिकारी को। यानी फर्स्ट हमने सीखा फर्स्ट नंबर का आवेदन, फर्स्ट नंबर का हमारा आ गया आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, जो हम लिखते हैं या तो प्रधानाचार्य को या उससे संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है। इसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मान्यवर या महोदय या महोदया। ठीक है, ये समझा दिया था महोदय और महोदय में क्या फर्क होता है। फिर आप अभिवादन कर देंगे, इसमें कोई नमस्कार, चरण स्पर्श, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और लास्ट में आ जाता है हमारा आपका भवदीय डाल सकते हो। आ गया यहां तक समझ में? फर्स्ट नंबर का। अब सेकंड नंबर का पत्र जो आता है वो आता है हमारा कार्यालयीय पत्र। यानी हम जिस कार्यालय में काम करते हैं उसको जो पत्र लिखें, ये गलत लिखा, कार्यालय, यानी जिस कार्यालय में हम काम करते हैं उसको जो पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं कार्य। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं अभी इस स्कूल में काम कर रही हूँ और मुझे किसी चीज़ के लिए मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कुछ चाहिए, तो मैं अपने कार्यालय को एक पत्र लिखूंगी। अब यहाँ पर भी उससे यहाँ पे किसको लिखेंगे? संबंधित अधिकारी को।
मान लीजिए मुझे वो प्रिंसिपल को भी लिख सकती हूँ, या मुझे मान लो कोऑर्डिनेटर से कुछ है तो अपने टाइम टेबल को लिख करके तो मैं अपनी जो कोऑर्डिनेटर होगी उसको लिखूंगी, या एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो जो एग्ज़ाम की इंचार्ज होगी उनसे लिखूंगी। तो यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे संबंधित अधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है वो कार्यालयीय पत्र कहलाता है। इसमें भी वही आएगा, मान्यवर, महोदय, महोदया, अभिवादन में इसमें कुछ भी नहीं आएगा, और लास्ट में सेम भवदीय शब्द आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैम आज्ञाकारी शिष्य वगैरह भी तो आता है ना? मैम आज्ञाकारी शिष्य। हाँ, आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हो अगर आप अपने प्रधानाचार्य को, लेकिन मान लीजिए ये लेटर मैं लिख रही हूँ तो हम आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखेंगे, वो केवल आप छोटे बच्चों के लिए कह सकते हैं। आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो जब अधिकारी को लिख रहे हो तो आप बहुत छोटे नहीं हो उस समय, समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको प्रश्न में ये दिया जाता है कि आप अपने आप को ये मानते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखो, तो आप जो लेटर लिख रहे हो वो आज्ञाकारी शिष्य के अंतर्गत नहीं आएगा। केवल आप भवदीय लिख करके अपना नाम या अपनी कॉलोनी का एड्रेस लिख सकते हो। क्लियर? अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा संपादकीय पत्र। अब संपादकीय पत्र कौन से होते हैं? तो इसमें किसको लिखेंगे हम? संपादक को। आदरणीय संपादक महोदय, है ना, यहाँ पे सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर भी भवदीय सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पत्र होता है हमारा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र ये भी संबंधित अधिकारी को होगा, ये भी संबंधित अधिकारी को हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा इसके अंतर्गत, और ये महोदय, महोदय आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ भवदीय आ जाएगा। आ गया? और लास्ट हो गया हमारा व्यावसायिक पत्र। यानी आपके व्यवसाय से संबंधित किसी को अगर पत्र लिखते हो तो उसको हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं, जिसमें कि जैसे कौन कौन आ सकता है? आपका बैंक प्रबंधक, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, और ओवर हो गया। हो गया, और आपका जो पुस्तक विक्रेता, ओके लास्ट में कर रही हूँ, और इसमें भी वो भवदीय आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा भवदीय, या भवदीय के साथ में एक शब्द और जोड़ सकते हो, प्रार्थी, यानी आप प्रार्थना कर रहे हो उनसे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर भवदीय या प्रार्थी आएगा। इन सब में ये हमारे पत्र के प्रकार हो गए। यानी औपचारिक पत्र में ही कितने प्रकार के औपचारिक पत्र हो गए? 5 प्रकार के। आ गया समझ में? यस मैम। या आप अपने आवेदक को भी लिख सकते हो कि मैंने मान लीजिए मैंने अपना रिज्यूम दिया कि मुझे पता चला कि आपके स्कूल में रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अपना पत्र दे रही हूँ इस टीचर के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए, इस क्लास के लिए। इस तरह का आवेदन पत्र हो गया, कार्यालय पत्र हो गया, संपादकीय, शिकायती पत्र किसी चीज़ की कंप्लेन करने के लिए, या व्यावसायिक पत्र। ठीक है, आगे मैं कल जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत आपको अनौपचारिक पत्र उसकी डिटेल दे दूंगी। क्लियर? यस मैम। ओके बेटा।